हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका यूपीएससी स्टोरीज। हम आज के अपने इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसे सिविल सर्वेंट से मिलवाना चाहते हैं जो एक छोटे से गांव से होते हुए भी जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, पर फिर भी अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना जज्बा लेके उसे अचीव कर गए। और उन्होंने सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, उन्होंने एक और टफेस्ट एग्जाम जिसको माना गया है दैट इज सीए, उसे भी क्रैक किया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 35 भी लाए हैं वो। सो आज हम मिलते हैं पवित्र कुमार दुबे जी से। ही इज अ 2013 बैच IRS ऑफिसर। ही इज अ डेप्यूटी कमिश्नर विद द इनकम टैक्स बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। सो वेलकम पवित्र जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम वेरी फाइन। सो पवित्र जी, आई थिंक मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आप एक छोटे से गांव से आए थे जैसे आपने बताया, तो सिविल सर्विसेज एंड सीए ये कैसे सोचा और कब सोचा? जी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और प्राइमरी एजुकेशन या यूँ कहें कि 7वीं क्लास 6वीं क्लास तक मैंने गांव से ही किया और हिंदी माध्यम से। और गांव के पश्चात पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि मुझे वृंदावन आना पड़ा और वृंदावन में मैंने अपना 10+2 12th किया और 12th के बाद ग्रेजुएशन भी मैंने वृंदावन से किया। और उसके पश्चात 2002 में मैं दिल्ली आया। तो इन फेजेस में अगर देखें तो जो सिविल सर्विसेज की इंस्पिरेशन रही, उसको करने की जो इच्छा रही, वो गांव से ही थी, वो ललक। और जब मैं सिटी ओरिएंटेशन एस्पेक्ट या सराउंडिंग्स में आया जो कि वृंदावन रहा, वहां कुछ हद तक मुझे कॉमर्स के बारे में पता लगा, क्योंकि गांव में कॉमर्स के बारे में बहुत ज्यादा पता था नहीं कि ये स्ट्रीम क्या होती है। नॉर्मली ये रहता है कि आर्ट साइड और साइंस साइड, कॉमर्स साइड बहुत कम। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 95-96 के राउंड की बात कर रहा हूँ। जब वृंदावन में आया, मेरा 10+2 मैंने साइंस साइड से किया हुआ और फिर मैंने बीएससी में एडमिशन भी ले लिया। फिर किसी से मेरा इंटरेक्शन ऐसे हुआ कि उन्होंने बताया कि कॉमर्स वुड बी डूइंग वंडर्स इन कमिंग टाइम आफ्टर दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरा में कॉमर्स बहुत अच्छा करेगा स्ट्रीम। तो मैंने उसको कंटेम्पलेट किया और मैंने पाया कि माई इंटरेस्ट इज मोर टुवर्ड्स कॉमर्स। तो मैंने बीएससी में अपना एडमिशन वो कैंसिल करा के मैंने कॉमर्स में बीकॉम में एडमिशन किया। हालांकि मैंने कॉमर्स कभी देखा नहीं था, कुछ बैकग्राउंड नहीं पता था, साइंस साइड से मैंने 12th की हुई थी। तो मुझे स्टार्टिंग के 6 महीने काफी टफ हुए, जब मुझे कॉमर्स की जो टर्म्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट और वो सब सीखने में। हालांकि एक बार जब हो गया वो, तो धीरे धीरे कॉमर्स, फिर सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो फिर मुझे ये पता लगा कि जब नॉर्मली चर्चा करते रहे लोगों से कि मेडिकल अगर कोई करता, मैं CPMT करता तो मैं डॉक्टर बनता, या मैं IIT करता तो मैं इंजीनियरिंग करता तो IIT बनता, IITian बन जाता। तो मैं अगर बीकॉम कर रहा हूं तो मैं क्या बनूंगा इसमें? तब किसी ने मुझे बताया उस टाइम पे कि कॉमर्स की जो हाईएस्ट डिग्री वो CA है इन इंडिया। तो मुझे सेकेंड ईयर में पता लगा कि CA है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, ये कहां से होगा? तो किसी ने बताया कि ये दिल्ली से होता है, एक ही इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराता है। तो फिर वो बात आई गई रह गई। फिर पहले सोचा गया कि फिर पहले कॉमर्स कर लेते हैं बीकॉम, उसके बाद CA करेंगे। तो फिर जब फाइनल ईयर में थे और सिविल सर्विसेज का भी एक ड्रीम था ये करने का, तो फिर एक ये डिलेमा हुआ दैट आई कॉल्ड ए बिगेस्ट डिलेमा टिल डेट फॉर मी, कि अब मैं CA करूं कि सिविल सर्विसेज करूं, व्हाट फर्स्ट। तो उसके लिए बहुत ही विचार करने के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी के संपर्क के माध्यम से, वहां कॉमर्स के उस समय डीन जो हुआ करते थे, उनके पास मैं गया और उन्होंने जो एक उनके गाइडेंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि पहले मैं CA करता हूं और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ मैं सोचूंगा। तो ड्रीम तो सिविल सर्विस था ही, बट वो मेन टाइम CA का जो था कि टारगेट ये है अभी फिलहाल, यू थिंक लेटर ऑन फॉर सिविल सर्विसेज। तो इस तरीके से बीकॉम करने के बाद मैं CA करने के लिए मैं दिल्ली आ गया।
क्योंकि ऐसा लगा कि सीए ओरिएंटेशन और सराउंडिंग्स इन दिल्ली इज फार फार बेटर देन अदर सिटीज इन नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट। तो ये सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर आईपीसीसी किया हमने, फिर सीए फाइनल किया नवंबर 2006 में, वो क्वालिफाई कर गए। और उसके बाद फिर कैंपस से हमारा सिलेक्शन हो गया भारत पेट्रोलियम में। और स्टिल सिविल सर्विसेज वाज रनिंग इन बैक साइड ऑफ द माइंड। तो सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ही दिमाग लगा रहता था। तो फिर ये हुआ कि आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई इधर विद माई जॉब और माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। Then ultimately I decided to resign from the Bharat Petroleum. Then started my preparation afresh wholeheartedly for civil services only, so that there is no deviation from the civil services preparation, and ultimately I achieved it. So this was how civil services journey was. Civil services आपका पहला ड्रीम था? Yes. वो एक एड ऑन ड्रीम हो गया? Add-on dream, yes. Okay. So, पवित्र जी, आपने कहा आप एक छोटे से गांव से थे, तो वहां पर हिंदी मीडियम में आपने पढ़ाई करी। तो जब आप दिल्ली आए या बड़ी सिटीज में आए तो इंग्लिश का प्रेशर या वो हिंदी एंड इंग्लिश का झिझक होती है जो नॉर्मली हम सुनते हैं लोगों से, उसको आपने कैसे टैकल किया? छोटे गांव से बिलोंग करते समय जब तक तो गांव में थे तो ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं हुआ। बेसिकली ये दिस वॉज नॉट इन टू माइंड कि ये इंग्लिश मीडियम एवरीवन यूज्ड टू कि 6वीं क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, 5वीं तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती थी। तो ये कभी माइंड में आया ही नहीं कि देयर इज एज सच सर्टेन लेसर एस्पेक्ट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम। हाँ, व्हेन आई शिफ्टेड टू वृंदावन स्टडी के लिए, तो फिर धीरे धीरे वो ऐसे स्टार्ट होना चालू किया कि बिकॉज जो वृंदावन के स्कूल्स थे सीबीएसई बोर्ड से या सो कॉल्ड मॉडर्न स्कूल्स, उनमें इंग्लिश मीडियम वो जो बच्चे पढ़ते थे वो राइट फ्रॉम द एलकेजी से ही इंग्लिश मीडियम में थे। और हम लोग जो आए हुए थे वो 6वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ के हमारी स्टार्टिंग ही ABCD 6th क्लास ऑनवर्ड हुई थी। लेकिन ये चैलेंजेस रहे और ये चैलेंजेस हमारे सीए करते समय तक भी थे। और उसको क्वेश्चन ये आता है कि ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए। तो वो तो स्टार्टिंग जो 7th क्लास ऑनवर्ड्स रही, दैट वॉज रिकवर्ड बाई एक्स्ट्रा वर्किंग ऑन द इंग्लिश सब्जेक्ट। वो कमांड हो गया। बट आप नेक्स्ट लेवल पे जब आप डेली मूव कर रहे हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, you are interacting with a different kind of people and aspirants for CA, those who are from well affluent family as well as from English medium also. तो उसमें ये रहता था कि how you would be able to tackle that. तो उसको ओवरकम करने के लिए उसमें एक एडिशनल वर्क करना पड़ा विद डिसिप्लिन। इंग्लिश के न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करके, डिक्शनरी को रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करते हुए, एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज में आप डेली जो इंग्लिश यू हैव टू डिसाइड कि हमें जो बात करनी है वो इंग्लिश में ही करना है। इफ यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन दैट। तो इस तरीके से रहा। बट एक पॉइंट मुझे ये बोलना है कि नेवर एवर लेट दैट थॉट सिंक इनटू योर माइंड दैट इफ यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश और इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड तो आप किसी से कम नहीं हैं। बस ये आपका बैकग्राउंड केवल अलग है, आपकी कैपेबिलिटीज नहीं अलग है। और आपने सही कहा कि आपको अपना बैरियर शायद नहीं क्रिएट करना है। आप जब अपने आप ही बैरियर बना के चलेंगे तो फिर आगे कैसे? जी जी। पवित्र जी, जैसे आपने बोला क्योंकि आपने बचपन में ही सोचा था सिविल सर्विसेज का, तो क्या आपने किसी को देखा था जिस वजह से आप सिविल सर्विसेज करना चाहते थे, या मतलब कैसे वो चीज आई? आप टीवी पे देखा, किसी पर्सनली किसी को देखा, या कैसे सिविल सर्विसेज? ये चीज ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हुए अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे लोग विद्यालय में जा रहे हैं और या किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो जो गणमान्य अतिथि हैं या जो मुख्य अतिथि जो लोग बुलाए जाते हैं, नॉर्मली उस समाज के जो एक प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाया जाता है। और जो विद्यालय के लोग कुछ बहुत ही अगर एक्टिव होते हैं तो जो सरकारी पदों पर प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे कई बार एसपी हैं या डीएम हैं या बीएसए हैं, इन लोगों को जब बुलाया जाता है तो ये प्रेरणा वहां से धीरे धीरे स्टार्ट होती है।
कभी मुझे याद है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इनॉग्रेशन था हमारे गांव में, जो फर्स्ट टाइम वो करीब 1995 के आसपास उसकी पहली ब्रांच खुली थी। तो उस टाइम पे जो जिलाधिकारी महोदय थे वो उस समय आए हुए थे, और हम स्कूल के बच्चे लोग भी वहाँ बुलाए गए थे और हम लोग नीचे बैठे हुए थे। और वो सारा एक कार्यक्रम जो था कि पहली बार देख रहे थे बैंक का उद्घाटन हो रहा है हमारे गांव में भी, गांव से 1.5 किलोमीटर दूर था, और फिर जिलाधिकारी महोदय उसको उद्घाटन में आए हुए हैं। तो अब हालांकि इतनी परिपक्वता नहीं होती है, चौथी 5वीं क्लास में, तीसरी क्लास में बच्चे लोग हैं, लेकिन कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है कि कोई है, अधिकारी हैं, और इस तरीके से होता है। फिर धीरे धीरे जब आप समझ पाते हैं कि अच्छा ये चीज हमने वो देखी थी, वो ये थी, तो धीरे धीरे आता है कि हमें कुछ करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जो समझ बढ़ती है तो फिर ये समझ में आता है कि हमारे तरफ की या ये समाज की जो समस्याएं हैं ये दूर हो कैसे सकती हैं। तब ये सिविल सर्विसेज की तरफ एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिक ही जाता है। पवित्र जी, आपके अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपके फैमिली वाइज क्या सपोर्ट रहा है, मतलब आपके पेरेंट्स के साइड से, बिकॉज आपने कहा कि काफी गाइडेंस आपको नहीं मिल पाई थी, राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम, तो फैमिली वाइज कैसा रहा आपका सपोर्ट, मतलब आपके पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट? देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि को होने के नाते मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आप पूरा गांव ही आपका परिवार होता है। तो सपोर्ट में अगर कोई बच्चा बड़ा मेधावी है या पढ़ने लिखने वाला है, तो जो सपोर्ट होता है वो गांव वालों की तरफ से एक मोरल सपोर्ट तो रहता है, लेकिन फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है, एक अर्थ की आवश्यकता होती है जो पढ़ाई लिखाई के लिए, वो शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि से अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो मेरे साथ भी रहा है। और चूंकि ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण छोटी मोटी खेती, परिवार उसी में था, संयुक्त परिवार भी था, तो मोरल सपोर्ट की बात तो ऐसे है कि जो उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि में परिवार में भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि जो इस तरीके से हमें हायर एजुकेशन की तरफ एक मोटिवेट कर सकता था। तो वो सपोर्ट तो मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता कि नहीं था। जो लोग हृदय से कर सकते थे सपोर्ट, वो पूरा सपोर्ट था। इसमें सीए करना है या सिविल सर्विसेज करना है, कोई परिवार में कोई बता नहीं सकता था। तो उस पृष्ठभूमि में स्वयं की ही जिम्मेदारी थी कि खुद ही आप ढूंढिए कि ऐसा बता कौन सकता है, और आप स्वयं में ही ये निर्णय लीजिए कि आप सीए पहले करेंगे या डायरेक्ट आप सिविल सर्विसेज करेंगे। तो ये निर्णय स्वयं के ही ऊपर था, ये जिम्मेदारी स्वयं की ही थी। इसमें परिवार कर भी नहीं सकता था, जो परिवार की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। बट पीयर प्रेशर आपने जब मतलब आपने जॉब करी, आई एम श्योर आप क्योंकि दिल्ली में रहे, आपके फ्रेंड्स होंगे ओवरऑल, सीए जर्नी में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो शायद नहीं क्लियर कर पाए, आपने क्लियर किया, आपके पास जॉब थी, फिर आपने छोड़ा, तो लोगों ने क्या कहा कि व्हाई आर यू लीविंग इट या एनीथिंग ऑन दैट? उसके पीछे थोड़ी कहानी भी है कि मुझे लगा कि जब सीए कर गया हूं मैं, फिर सिविल सर्विसेज करनी है, और कैंपस के थ्रू मैं भारत पेट्रोलियम बॉम्बे में गया और स्टार्ट हुआ। आफ्टर 2 मंथ्स के बाद फिर जब पोस्टिंग के ऑर्डर आए भारत पेट्रोलियम में ही, तो ये पता लगा कि मेरी पोस्टिंग नॉर्थ में हो रही, नॉर्थ में नोएडा हो रही है। तो फिर मुझे कहीं फिर क्लिक किया कि ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी इज मूविंग मी टुवर्ड्स दिल्ली ओनली, कि आप जाइए वहीं प्रिपरेशन कीजिए सिविल सर्विसेज की। तो मैं नोएडा आ गया, लेकिन कुछ टाइम के पश्चात मुझे लगा कि मैं काम के प्रति भी मैं उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मेरा एक टारगेट है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैं कर सकूं अच्छे से, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जगलिंग थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज को प्राथमिकता दूं और सिविल सर्विसेज में एक बार होल हार्टेडली मैं लग जाऊं। और फिर मैंने सोचा कि सर्विस के साथ मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं जॉब को, तो मैं इसलिए सोचा कि मैं एक तरफा ही इसको सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करूं। इसलिए मैंने उसको सोचा। उसके पहले बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ा, बैठ के सोचना पड़ा कि ये मेरी ही चॉइस थी कि भारत को एक ज्वाइन करना है कंपनी PSUs, और ये वर्किंग काफी करनी पड़ी
कि अगर मेरा नहीं होता है, मिनिमम 4 अटेम्प्ट मुझे मिलते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 4 या 5 साल लग सकता है। ये मान के चलिए कि अगर लास्ट अटेम्प्ट तक हम उसको लगे रहे, तो मोटिवेटेड रहे लास्ट अटेम्प्ट तक करने के लिए। तो फिर आया कि ये फाइनेंस कैसे होगा, और फिर अगर हमारा हुआ नहीं सिलेक्शन मेरा, तो व्हाट नेक्स्ट, मैं 5 साल के बाद कहाँ पाऊंगा अपने आप को। तो ये क्वेश्चन फिर आता था कि जो हमारे पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू कैंपस और अदरवाइज ऑल्सो, तो वो किस पोजीशन पे कैसे रहेंगे, ये सारी माइंड में आता ही था। बट एट द एंड ऑफ द डे सिविल सर्विसेज वाज ऑन टॉप, एवरी अदर क्राइटेरिया वाज गोइंग डाउन। फिर ये लगता था कि हमने सीए किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, अच्छा है, और रैंक भी आ गई फाइनल में, ये भी बहुत अच्छा है। फिर पॉजिटिव में ये भी कभी कभी लगता था कि पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया अगर, तो ये भी हो सकता है कि कहीं से वो एक इनर कॉलिंग हो या सुप्रीम पावर ये बोल रही हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको यहाँ से फुर्सत दे दिए हैं, अब आपको जो करना था आप वो कीजिए। पवित्र जी, हम चलते हैं आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी पे। आपने जैसे कहा सीए करने के बाद आपका, क्या आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सिविल सर्विसेज आईआरएस, या आपका विच अटेम्प्ट वाज इट? नहीं, दिस वाज आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज इन माय लास्ट अटेम्प्ट, दैट वाज 4th अटेम्प्ट एट दैट टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक गया था, सेकंड में मैं इंटरव्यू गया था, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम भी नहीं हो पाया था क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था। और मैं ये श्योर था, आई वाज श्योर कि आई विल क्लियर इन माय सेकंड अटेम्प्ट, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट समहाउ इट वाज नॉट देयर, माय नेम वाज नॉट इन द लिस्ट। तो सिलेबस चेंज हो गया था, तो प्रिपरेशन भी कम हो पाई थी, तो एक अटेम्प्ट तो कंप्लीटली वॉश आउट हो गया था। लेकिन चेंज सिलेबस के बाद भी हमने लास्ट अटेम्प्ट अपना फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन के साथ दिया कि दैट दिस इज द लास्ट चांस। तो लास्ट अटेम्प्ट गॉड वाज वेरी काइंड एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो पवित्र जी एक बात बताइए, बिकॉज आपका सिविल सर्विसेज से पहले तक का आपकी एजुकेशनल जर्नी काफी स्मूथ रही है, तो जब सिविल सर्विसेज में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट लगा, तो हाउ वाज योर रिएक्शन? क्या आपको लगा कि अब क्यों कर रहा हूं मैं, या हाउ डिड यू रिएक्ट टू द फेलियर? नहीं, वो हुआ क्योंकि सिविल सर्विसेज में, क्योंकि सीए तक एवरीथिंग वाज स्मूथ, कि जब अटेम्प्ट दिए तब हो गया, और जब दिए अच्छे से हो गया। सिविल सर्विसेज में जब नहीं हुआ, फिर ये लगा कि ये क्यों नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है कि हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन फिर ये माइंड में आ गया, बीइंग अ पॉजिटिव फॉर सिविल सर्विसेज, कि अगर हो ही जाता तो फिर सिविल सर्विसेज क्यों रहती, उसे टफ क्यों माना जाता, उसे टफ क्यों माना जाता है, या फिर सिविल सर्विसेज होती ही क्यों। इतना जो इस तरीके से है कि एक कठिन परीक्षा मानी जाती है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड एटलीस्ट। तो फिर ये लगता था, उसमें मैं बेसिकली सकारात्मकता यहाँ से निकाल के लाता था। प्लस फिर ये लगता था कि जब मैंने सीए किया, वहां मैंने जब टॉप किया, तो दैट वाज कंपटीशन बिटवीन द एस्पिरेंट्स फॉर सीए हु आर हैविंग कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, और सिविल सर्विसेज में यू आर कंपीटिंग विद द टॉपर्स फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स। आपको वहां आईआईएम के टॉपर भी मिलेंगे, आईआईटीएंस भी मिलेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वाले भी वो वहां से भी क्वालिफाई करके फिर सिविल सर्विसेज में आते हुए वो भी मिलेंगे। और तो इस तरीके से वहां इतना विड्थ है, यू आर कंपीटिंग विद देम। तो कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है कि आपका नहीं हुआ, और आप ही कोई अलग नहीं है जिनका नहीं हुआ। बहुत ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। बस आपको ये फोकस करना है कि आप उनमें शामिल होइए जिनका हो रहा है। तो दिस वाज द थिंकिंग। पवित्र जी, आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन में आई हैव सीन द पॉजिटिविटी दैट यू हैव शोन, मतलब हर स्टेज पे, चाहे छोटी जगह से होने से या सीए, हर जगह से पॉजिटिव। तो आपने ये एंड कहाँ से लाए आप ये पॉजिटिविटी? एंड बिकॉज मैं ये एक्चुअली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी, और ये अपने यंगस्टर्स के लिए आपसे वो मैसेज समझना चाहूंगी कि हाउ शुड पीपल स्टे पॉजिटिव इन टफ एनवायरनमेंट्स। मतलब जब फेलियर्स है या चीजें हैं
या बैरियर्स हैं जो हमें लगता है हम नहीं अचीव कर सकते हैं, बट स्टिल पॉजिटिव माइंडसेट जैसे आपने बोला उसने हेल्प किया आपको अचीव करने के लिए। तो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी कम्स, आई थिंक कि मुझे बताना चाहूंगा कि it all depends on the mindset, the kind of mindset you are developing, and it comes after a lot of practice. आपको वो पॉजिटिविटी हैबिट हो जाएगी कि आपको किसी भी एस्पेक्ट में ये देखना पड़ेगा कि whether you want to focus on negative aspect of that or positive aspect of that. Like वो बोला जाता है कि आप में बचपना नहीं होना चाहिए, लेकिन बचपन वाली खुशियां होनी चाहिए। बचकानी हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बालकपन तो होना चाहिए। तो आप शायद वैसे रहेंगे तो हो सकता है नेगेटिव एस्पेक्ट ना देखें, हर चीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। जैसे दूध फट गया तो अब आप नेगेटिव देखिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे कि फट गया, आप इसको आज ही फटना था। आप इमीडिएटली यू कैन चेंज द माइंडसेट, आप उसको पनीर बना करके सब्जी बना सकते हैं। तो हर परिस्थिति में ही ऐसा होता रहेगा और हर परिस्थिति में ही पॉजिटिविटी दिख जाती है। बारिश आ रही है, आप चाहे उसको नेगेटिव देख लें चाहे उसको पॉजिटिव देख लें, हाँ। तो और हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी तो होती है, क्योंकि एक परिस्थिति में एक ही आदमी उसमें खुश रहता है, दूसरा आदमी दुखी हो जाता है। तो ये जो माइंडसेट का बैरियर है ये हमारी स्वयं की ही क्रिएशन होती है, ये कोई दूसरा नहीं क्रिएट करता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हाँ उसमें आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, काफी कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, एक अच्छे से विचार करना पड़ेगा कि ये जो घटना घटित हुई इसमें पॉजिटिव क्या क्या चीजें हैं। डिसअपॉइंटमेंट होगा नो डाउट, दुखी भी होंगे आप नो डाउट, पीयर प्रेशर भी होगा नो डाउट, लेकिन आपको उसमें जो आप विचार कर रहे हैं अपने विवेक से इन सब चीजों को के ऊपर, वो विवेक आपका जितना आपने डेवलप किया ओवर द पीरियड, वो सबको नीचे ले जाकर के आपके मोटिवेशन को ऊपर ही रखेगा। पवित्र जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो उन्हें हेल्प करे? एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे किसी भी तरीके का वो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप जिस परीक्षा की या जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लिए, ठीक है कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप डिसाइड करके ही किया होगा आपने, लेकिन उस पर एक थॉट दें कि जो आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है उसको आपने क्यों डिसाइड किया है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट टारगेट, whether it is the spiritual content, emotional content or financial content, you need to decide that। या मिक्स बैग है कि बेसिकली कि मैं ये सर्विस अगर ज्वाइन करता हूं तो मैं फाइनेंशियली भी सिक्योर रहूंगा और मेरा ये पैशन है, मैं वहां भी सेटिस्फेक्शन डिराइव करूंगा, या कि मैं ये फॉर एग्जांपल MBA फाइनेंस कर रहा हूं या CA में कर रहा हूं, उसमें बहुत पैसा है ऐसा सुना हुआ है, या ये टारगेट है। तो आप उसको डिसाइड कीजिए, बिकॉज दैट वुड बी योर कॉलिंग, वो आपको ड्राइव करेगा। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज में मेरा ये कहना है, फोकस होकर के आप ये डिसाइड कर लिए कि आप सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो दैट इज फाइनल कि ये मेरा टारगेट है कि मैंने ये सिविल सर्विसेज के लिए डिसाइड कर लिया। अब डेस्टिनेशन इज फाइनल, नाउ यू डोंट वरी अबाउट दैट कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है नहीं करना है, यू डोंट डेविएट योर माइंड। आप केवल फोकस ये लगाइए कि अब मुझे कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उसको अचीव करना है। डेस्टिनेशन हैज बीन डिसाइडेड, अब आप उसको फुल फ्लेज आप प्रिपरेशन कीजिए और उसको एक प्लेजरेबल जर्नी बनाइए। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि उसको आप अपने आप को उसको प्लेजरेबल जर्नी बनाइए रादर देन थिंकिंग दैट यू हैव बिकम मिजरेबल। प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपको ये आया कि आई हैव बिकम मिजरेबल व्हाइल आई डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा हुआ नहीं 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में, आप उसको एक प्लेजरेबल जर्नी बनाइए। डेली आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी टू डिराइव द मोटिवेशन फॉर दैट अल्टीमेट गोल। स्ट्रगल आएंगे, स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें आप अपने को व्यथित मत समझिए, उससे उस
केवल आप एंजॉय कीजिए, डेली का डेली आप एक टारगेट सेट कीजिए, उसमें मोटिवेशन ले आइए। आपको ये हैबिट करनी पड़ेगी, आप रेगुलर बेसिस पे आपको मोटिवेट होते रहना पड़ेगा। एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर मोटिवेशन, यू योरसेल्फ कैन डिसाइड एंड यू योरसेल्फ हैव द कैपेसिटी एज वेल एज द कैपेबिलिटी। आप उसको डिसाइड कीजिए, आप डेविएट मत कीजिए माइंड को, और रेगुलरली लगे रहिए। और इतने सारे लोगों का हुआ है, मेरा भी हुआ है, मैंने अपनी जर्नी भी शेयर की, तो इसमें कोई डाउट या दुविधा मत रखिए कि आप लोगों को नहीं होगा। अगर आप लगे रहेंगे और परिश्रम से लगे रहेंगे टारगेट की तरफ, तो चूंकि आपने डेस्टिनेशन तो डिसाइड ही कर लिया है, फिर तो चलते ही जाना है, और आप चलते जाएंगे तो हो ही जाएगा। सो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो। थैंक्स पवित्र जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली। एंड आई थिंक हम सब के लिए काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पवित्र जी की कॉन्वर्सेशन से ले सकते हैं। आई थिंक बहुत अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने कहा कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू नो, आपकी डेस्टिनेशन अगर रेडी है, आपने सोच रखी है, तो आप वो अचीव कर लेंगे, आप पहुंचेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप थक गए हैं, आपने बीच में ब्रेक ले लिया या आप बैठ गए हैं, वो कोई बात नहीं। अगर ब्रेक लिया भी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक्स पवित्र जी फॉर बीइंग हियर ऑन द कॉन्वर्सेशन। इट वाज ग्रेट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी एंड शेयर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम इट। And to all our viewers, thanks for joining in. Stay connected with रेडियो द्वारका, और हम आपके पास ऐसी और स्टोरीज लेके आएंगे और भी सिविल सर्वेंट से उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनवाते रहेंगे।